गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका लेबर लॉ उसकी ये जो सीरीज चल रही है उसके ये आपकी तीसरी वीडियो है। ठीक है, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक संबंध। ये जो टर्म है इससे क्या आशय है और इसके कार्य क्षेत्र और उद्देश्य हम देखेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर कर दिया करें और लाइक जरूर किया करें। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखेंगे औद्योगिक संबंध क्या है और इसके कार्यक्षेत्र व उद्देश्य। चलिए, तो देखिए, इसे जिन नामों से जाना जाता है या जिनसे पहचान होती है औद्योगिक संबंध की, वो मुख्य रूप से नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध इसमें देखा जाता है। औद्योगिक संबंध में सेवा योजक जो होते हैं और श्रमिक होता है, श्रमिक वर्ग, उनके आपस में संबंध, और मालिक और श्रमिक, यानी ये सभी मिलकर के औद्योगिक संबंध का निर्माण करते हैं। यानी इनके संबंध जो जिनकी अपेक्षा की जाती है, जिनके संबंध जो निर्मित होते हैं, वही संबंध औद्योगिक संबंध के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, पहला नियोक्ता और कर्मचारी, सेवा योजक और श्रमिक, और अगला है मालिक और श्रमिक। ठीक है, तो इनके संबंध के रूप में हम देखते हैं औद्योगिक संबंध को। अब यहाँ पर मेटकॉफ द्वारा औद्योगिक संबंध के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। वो किस प्रकार से है, यानी जो मेटकॉफ थे उन्होंने कहा था कि जो नियोक्ता जो होते हैं और श्रमिक होते हैं, श्रमिक या कर्मचारी जो होते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है वो भावना और कार्य समर्पण का रहता है और सेवा का रहता है। तो लोगों को कम से कम औद्योगिक श्रमिक के संदर्भ में न्यूनतम मानवीय दशा मिलना अपेक्षित है, और इसमें साथ ही मतभेद कम से कम होना चाहिए और सहयोग की भावना देखने को मिलनी चाहिए। तो मेटकॉफ ने औद्योगिक संबंध के बारे में इस चीज का प्रावधान किया है, या इस बात का प्रतिपादन किया है कि न्यूनतम मानवीय दशा मिलनी चाहिए और नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक सहयोग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक है, मतभेद ना हो उनमें। तो ये मेटकॉफ के द्वारा बातें प्रतिपादित की गई थी। अगला पॉइंट है अपना, औद्योगिक संबंध के तत्व क्या हैं। तो मुख्य रूप से औद्योगिक संबंध के हमें दो तत्व देखने को मिलते हैं। पहला है सहयोग और दूसरा है संघर्ष। सहयोग और संघर्ष। तो सहयोग और संघर्ष को भी हम श्रमिक या कर्मचारी, श्रमिक या कर्मचारी एक ही टर्म है दोनों के लिए, और इसमें नियोक्ता या कह रहे हैं मालिक, तो इन दोनों के संदर्भ में देखेंगे। तो ये संघर्ष जो जिससे संबंधित है वो श्रमिक एवं कर्मचारियों से संबंधित है, और सहयोग संबंधित है नियोक्ता एवं मालिकों से। किस प्रकार से ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग जो होता है वो मालिकों से ये अपेक्षा करता है कि वो उन्हें अच्छी सेवाओं के बदले अच्छी दशाएं प्रोवाइड कराए, कल्याणकारी योजना लाए उनके लिए, स्वास्थ्य संबंधी, पेंशन संबंधी, या बोनस, ग्रेचुटी, इस संबंधी उनके लिए प्रावधान करे मालिक। श्रमिक इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं, और अगर इन प्रकार की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इन मांगों को मनवाने के लिए वो अलग अलग तरह के टूल्स या तरीके भी अपनाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हड़ताल, घेराबंदी, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ये करते हैं। ठीक है, तो ये तो उनका संघर्ष चलता है, श्रमिकों का संघर्ष चलता है। जबकि जो सहयोग है, वो जो नियोक्ता या मालिक होते हैं वो सहयोग करते तो कम है, इनका एक तरह से शोषण ज्यादा करते श्रमिकों का, लेकिन सहयोग की अपेक्षा करते हैं वो श्रमिक वर्ग से या कर्मचारी वर्ग से। मालिक या नियोक्ता वर्ग जो होता है वो इनसे अपेक्षा करते हैं कि इनसे पूरा पूरा हमें सहयोग मिले, जिससे लाभ अत्यधिक प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही, और अगर इस प्रकार की वो बातें नहीं मानते श्रमिक या कर्मचारी, तो इसके लिए वो शोषण या दमनात्मक नीतियां भी अपनाते हैं, जिसमें छटनी हो गया, तालाबंदी, धमकी, इस प्रकार के मार्ग अपनाते हैं नियोक्ता कर्मचारियों के लिए। ठीक है, ये संदर्भ है। लेकिन औद्योगिक जो विकास जो टर्म है, औद्योगिक हाँ, औद्योगिक विकास जो टर्म है वो केवल किसी एक, ना तो आपका श्रमिक या कर्मचारी वर्ग, ना ही नियोक्ता और मालिक वर्ग, इनके किसी एक के सहयोग से नहीं चलता, जबकि सह सहयोग की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और दोनों को ही अपनी हठ धर्मिता जो होती है छोड़नी पड़ती है। यानी श्रमिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी कार्य संचालन सेवाओं को अच्छी तरह से देते रहें, और मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं या श्रम संबंधी जितने भी प्रावधान है उनको अच्छी तरीके से लागू करें। तो यानी त्याग एवं समर्पण की भावना होनी चाहिए। त्याग
एवं समर्पण। श्रमिकों के संदर्भ में समर्पण की भावना होनी चाहिए, मालिकों के संबंध में त्याग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके मुख्य रूप से आवश्यक तत्वों के अंतर्गत है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ। अगला पॉइंट है कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य, यानी इसके कार्य क्षेत्र और उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जो औद्योगिक संबंध है उसमें विवादों की रोकथाम होनी चाहिए, विवादों की रोकथाम होनी चाहिए और इनके निपटारे निपटारे किए जाने चाहिए। इसके उद्देश्यों में यह है, कार्य क्षेत्र उद्देश्यों में औद्योगिक संबंध हेतु आवश्यक है कि जितने भी विवाद हैं उनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, उनके निपटारे किए जाने चाहिए। इस औद्योगिक संबंध से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, नियमों का समय समय पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। नियम के साथ ही इनकी सुपरवाइजिंग की जानी चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो या नियोक्ता हो, यानी उसके पर्यवेक्षण संबंधी प्रावधान होने चाहिए, पर्यवेक्षण संबंधी प्रावधान भी होने चाहिए। चौथी बात हम इसमें एक कह सकते हैं कि जितने श्रम संबंधी जितने कानून हैं या फिर ऐसे कुछ कार्य हैं अनुचित जो है, तालाबंदी, छटनी अनुचित, इस प्रकार के व्यवहारों को रोकथाम के लिए औद्योगिक कानूनों का भी प्रावधान होना चाहिए, जिन्हें लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो उत्पन्न हो जाती हैं उसमें पर्याप्त हस्तक्षेप की भावना एक होनी चाहिए, जिससे एक उचित समाधान निकाला जा सके। और समझौते जो होते हैं उनका पंचाट भी लागू किया जाना चाहिए, समझौते जो किए जाते हैं उनका पंचाट भी समय समय पर लागू करना चाहिए। और इसके संबंध में जितनी भी कार्य समितियां गठित की जा सकती हैं उन कार्य समितियों को गठित किया जाना चाहिए, औद्योगिक जो औद्योगिक संबंध होता है उसके संबंध में। ठीक है, कार्य समितियों का गठन किया जाना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि किसी भी कंपनी या फैक्ट्री द्वारा, उद्योग द्वारा एक स्थायी निर्देश निकालने चाहिए जो एक तरह से श्रम कानून जो होते हैं या श्रम संहिता जो होती है उसके अनुरूप होने चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ उद्देश्य इनके रहते हैं औद्योगिक संबंध से, जिसको आराम से क्रियान्वित किया जा सकता है और जिन्हें लागू किया जाना चाहिए। तो ये उद्देश्यों में से कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सुदृश्य औद्योगिक संबंध, जिसका हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि देखिए, सुदृश्य औद्योगिक संबंध के लिए आवश्यक है कि दोनों ही वर्गों में शांति शांति एवं सौहार्द की भावना आवश्यक है। कारखाने उद्योगों के नियमित संचालन के लिए इस शांति एवं सौहार्द की भावना आवश्यक, चाहे वो नियोक्ता हो या श्रमिक वर्ग हो, दोनों से ही सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि नियोक्ता वर्ग श्रमिक वर्ग का सहयोग करें और श्रमिक वर्ग नियोक्ता वर्ग का सहयोग करें, यानी अपने अपने कार्यों को उचित रूप से करके। ठीक है, क्योंकि जो नियोक्ता वर्ग होते हैं वो अत्यधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, जबकि श्रमिक वर्ग जो होते हैं अत्यधिक सेवा प्राप्त करना चाहते हैं और उसका भुगतान लेना चाहते हैं। ठीक है, जबकि कभी कभी दोनों में विपरीत स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। तो औद्योगिक संबंध इस प्रकार से सुदृश्य नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से नियोक्ता अत्यधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं उसी प्रकार से नियोक्ताओं का ये उद्देश्य भी होना चाहिए कि श्रमिक वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त करें, उनका कल्याण संबंधी, श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधानों को लागू करें। ठीक है, और जो नियम लागू किए जाने चाहिए, जो युक्त नियम है उनको भी लागू किया जाना चाहिए सुदृश्य संबंध के लिए, जिससे दोनों पर बाध्यता बनी रही, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या फिर आपका नियोक्ता वर्ग हो। ठीक है, कल्याणकारी भावना होनी चाहिए दोनों में। और जिस प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं दोनों ही वर्ग द्वारा, श्रमिक वर्ग हो चाहे आपका कर्मचारी वर्ग हो, श्रमिक वर्ग द्वारा हड़ताल, घेराबंदी और धरना, इस प्रकार के जो तरीके हैं वो कम से कम होनी चाहिए सुदृश्य औद्योगिक संबंध के लिए। और जबकि कर्मचारी वर्ग द्वारा दमन, शोषण या छटनी संबंधी, तालाबंदी, धमकी, इस तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनकी भी रोकथाम होनी चाहिए। तभी एक सौहार्दपूर्ण स्थिति बन सकती है या सुदृश्य औद्योगिक संबंध की स्थापना हो सकती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है औद्योगिक संबंध में अनुशासन, यानी ये काफी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक संबंध में अनुशासन अपेक्षित है हर प्रकार से, चाहे वह श्रमिक वर्ग हो या नियोक्ता वर्ग हो। इनके अनुशासन के लिए कार्य क्षमता, इनके अनुशासन से पहली बात तो यह कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है और औद्योगिक संबंध में विकास अग्रसर होता है, उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। तो अनुशासन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
और इसको स्थापित करने के लिए एक पर्याप्त आचार संहिता की अनुपालना इसको और लागू किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये है कि जब सभी स्थितियां या सभी जितने भी कार्य किए जाते हैं औद्योगिक संबंधों के अनुरूप, अगर वो सभी विफल हो जाते हैं, सभी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तब अनुशासन आवश्यक हो जाता है एक अच्छे औद्योगिक संबंध को स्थापित करने के लिए। ठीक है, और लेकिन इसके लिए औद्योगिक संबंध के अनुशासन के लिए चाहिए कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी मांगों के अनुसार, उन्हें आवश्यकता अनुसार समय समय पर पर्याप्त उनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। और नियोक्ताओं को आवश्यक है कि उनको इस प्रकार की सेवा दी जाए, उनको इस प्रकार के अधिकार दिए जाए जिसके वो कर्तव्य निर्वहन अपना अच्छी तरीके से कर सके। यानी दोनों को ही एक अच्छे अवसर प्राप्त होने चाहिए अनुशासन के लिए। और इन दोनों पे अगर अनुचित कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं तो उचित कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए, तभी अनुशासन की नीति लागू हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका अनुशासन संबंधी। अगला देख लेते हैं आपका। अगला है इसके संबंध में सुझाव, यानी जो औद्योगिक संबंध है इसको बरकरार रखने के लिए सुझाव क्या दे सकते हैं, या इसको सुदृढ़ औद्योगिक संबंध व्यवस्था बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहला है सुझाव ये है कि जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। और इसमें ये देख सकते हैं कि मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित होने चाहिए। दोनों पक्षों के मध्य में औद्योगिक संबंध मधुर स्थापित होने चाहिए, ये सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, और श्रम कानून है उनको लागू किया जाना चाहिए। श्रम कानूनों को अच्छी तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की औद्योगिक संबंध में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इस प्रकार की अनुचित प्रवृत्तियां देखी जाती हैं दोनों से किसी भी पक्ष में भी, तो उस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोकथाम की प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, अनुचित कार्रवाइयों पर औद्योगिक अनुशासन बरकरार रहना चाहिए। जो औद्योगिक अनुशासन है वो भी आपका बरकरार रहना चाहिए। अगला देख सकते हैं कि जिस प्रकार के आपस में विवाद हो जाते हैं, उन विवादों के समझौते के लिए उचित प्रावधान होनी चाहिए। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि इस प्रकार के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कानूनों या आदेशों का पालन सभी को अनिवार्यतः होना चाहिए। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, 8वां आचार संहिता। एक उचित आचार संहिता का होना आवश्यक है एक आदर्श औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये आपके कुछ सुझाव हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।